मैं सुरेंद्र सिंह चरण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे आधा प्रदा विश्लेषण, इनपुट आउटपुट मॉडल। इस तकनीक के जनक W लियोनटिफ है। यह अनुकूलतमकरण की विधि नहीं है। इसकी सहायता से हम केवल आधा प्रदा का संगत स्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ विशेष ध्यान कि इसके जनक कौन है, W लियोनटिफ। दूसरा, इनपुट आउटपुट जो एनालिसिस है, विश्लेषण है या इनपुट आउटपुट मॉडल है, वो अनुकूलतमकरण की विधि नहीं है। यह केवल उत्पादन का संगत स्तर ज्ञात करते हैं। उत्पादन का संगत स्तर वह है जो संपूर्ण मांग को पूरा करे, ना तो कम उत्पादन हो और ना ही अधिक उत्पादन हो। यानी जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति करे, उस मांग को पूरा कर सके, वह संगत उत्पादन स्तर कहलाता है। यहाँ संपूर्ण मांग को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है अंतर उद्योग मांग और दूसरी है अंतिम मांग। अंतर उद्योग मांग, जब किसी भी क्षेत्र के उत्पादन की मांग अन्य क्षेत्र द्वारा इसलिए की जाती है कि वह उस वस्तु का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए करे, तो यह अंतर उद्योग मांग कहलाती है। यानी हर कोई उद्योग है कि अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा है कि अन्य क्षेत्र के उत्पादन के लिए या दूसरी वस्तु का उत्पादित करने के लिए काम लिया जाता है, तो उसे कहेंगे अंतर उद्योग मांग। अब है अंतिम मांग। अंतिम मांग उपभोग, सरकारी खरीद, निर्यात तथा स्थिर पूंजी निर्माण के लिए की जाती है। तो यहाँ जो है कि संपूर्ण मांग कितने भागों में बटी? दो भागों में। एक तो अंतर उद्योग मांग, जो उद्योग आपस में दूसरे उद्योग की उत्पादित वस्तु का इसलिए प्रयोग किया जाता, काम में लेते हैं उसका, कि उससे प्रयोग में लेकर के दूसरी वस्तु उत्पादित की जा सके। और अंतिम है जिसमें अंतिम उपभोगकर्ता ले, सरकारी खरीद करे या निर्यात किया जाए या स्थिर पूंजी के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाए। अब हम देखेंगे आधा प्रदा मॉडल के प्रकार। आधा प्रदा मॉडल जो है यहाँ दो, एक तो स्थैतिक एवं प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल और दूसरा है खुला तथा बंद आधा प्रदा मॉडल। तो पहले हम ये देखते हैं स्थैतिक एवं प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल। स्थैतिक आधा प्रदा मॉडल में यह माना जाता है कि वर्तमान उत्पादन का प्रयोग वर्तमान उपभोग के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार की स्टॉक का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार के मॉडल में किसी भी प्रकार की पाश्चात्य लैग का स्थान नहीं रहता। यानी हम इसमें क्या करें, स्थैतिक आधा प्रदा मॉडल में, कि वर्तमान उत्पादन जो किया जाएगा उसका पूरा वर्तमान में ही उपभोग कर लिया जाएगा। इसमें स्टॉक का निर्माण नहीं रहता। यानी समय अंतराल, पश्चात्य लैग यानी समय का अंतराल नहीं होता कि स्टॉक में माल पड़ा है उसको बाद में काम ले लेंगे। हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसका अभी प्रयोग करना है। दूसरा है कि इसमें इसके विपरीत प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल में यह माना जाता है कि वर्तमान उत्पादन का उपयोग वर्तमान उपभोग के साथ साथ स्टॉक के निर्माण में भी होता है। ऐसे मॉडल में समय पश्चात्य का स्थान रहता है कि जो वर्तमान जो उत्पादन किया गया उसका वर्तमान में उपभोग करेंगे और साथ में भविष्य के लिए स्टॉक के रूप में भी रखा जाएगा। तो ऐसे हम इसको स्थैतिक, ये थे स्थैतिक एवं प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल। अब दूसरा है खुला तथा बंद आधा प्रदा मॉडल। खुले आधा प्रदा मॉडल की में अंतिम मांग का निर्धारण बहिर्जात चर के रूप में बाहर से होता है, जबकि बंद आधा प्रदा मॉडल में अंतिम मांग का निर्धारण अंतर्जात चर के रूप में अंदर से होता है या मॉडल के अंतर्गत ही होता है। खुले आधा प्रदा मॉडल में सकल उत्पादन तथा कीमत स्तर का निर्धारण संभव है, जबकि बंद आधा प्रदा मॉडल में सकल उत्पादन व कीमत स्तर का निर्धारण संभव नहीं है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं कि खुले आधा प्रदा और बंद आधा प्रदा में एक तरीके से अंतर भी आता है। इसके अंदर क्या है, तो यहाँ खुले आधा प्रदा मॉडल में अंतिम मांग का निर्धारण बाहर से दिया होगा, बंद में अंतिम मांग का निर्धारण अंदर मॉडल के अंतर्गत ही होता है। यहाँ हम खुले आधा प्रदा मॉडल जहाँ भी होगा वहाँ सकल उत्पादन तथा कीमत स्तर को ज्ञात कर सकते हैं
कि बंद आधा पर्दा मॉडल में सकल उत्पादन या कीमत स्तर ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हम देखेंगे आधा पर्दा मॉडल की मान्यताएं। अर्थव्यवस्था में को n क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक ही समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। यदि किसी क्षेत्र में दो या अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है तो ये माना जाता है कि उसका अनुपात स्थिर रहता है। तो यहाँ ये मान्यता लेके चलती है कि अर्थशास्त्र को n क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्रों में व्यक्त करते हैं और सभी जो क्षेत्र है वो एक जैसी वस्तु या समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं। या दो या दो से अधिक उत्पादन करते हैं तो उसको भी एक जैसा उनका अनुपात स्थिर है मान लिया जाता है। दूसरी मान्यता है कि सभी क्षेत्रों के उत्पादन फलन रेखीय सजातीय होते हैं, अर्थात सभी क्षेत्र स्थिर पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि यदि सभी साधनों को k गुना बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी k गुना बढ़ेगा। तो दूसरी मान्यता है रेखीय सजातीय उत्पादन फलन या स्थिर पैमाने के प्रतिफल। स्थिर पैमाने के कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। अर्थात उत्पादन को दुगना कर दिया जाए उत्पादन के साधनों को तो उत्पादन की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी। अगर उत्पादन के साधन चौगुने कर दिए जाए तो उत्पादन की मात्रा भी चौगुनी हो जाएगी, यानी पैमाने का जो प्रतिफल है वो स्थिर रहेगा। तीसरी मान्यता है कि सभी क्षेत्रों में आधा पर्दा गुणांक स्थिर माना जाता है। यदि यह मान्यता ली जाए तो इसका यह तात्पर्य होगा कि आधा पर्दा गुणांक तालिका ए भी स्थिर रहेगी। यानी हम ये कहें कि आधा पर्दा गुणांक स्थिर रहेगा तो इसका मतलब आधा पर्दा गुणांक तालिका भी स्थिर रहेगी। यानी एक बार i माइनस ए इनवर्स, ये जो हमारे पास दे रखा है कि i माइनस ए इनवर्स ज्ञात कर लिया जाए तो इससे अंतिम मांग सदिश जो f दे रखा है इसे गुणा करके सकल उत्पादन x का ज्ञात किया जाएगा। यदि आधा पर्दा गुणांक बदल रहे हैं तो ए भी बदलेगा, यानी एक आधा पर्दा गुणांक तालिका इसका मान भी बदलेगा और जिसे बार बार i माइनस ए इनवर्स ज्ञात करना होगा और इसके सकल उत्पादन ज्ञात करने की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल हो जाएगी। यानी हम ये मान के चलते हैं कि आधा पर्दा गुणांक तालिका है उसको स्थिर माना जाता है, उसको स्थिर रहने पर ही i माइनस ए इनवर्स का मान ज्ञात करना संभव है। यदि आधा पर्दा गुणांक तालिका स्थिर नहीं रहती तो ऐसी स्थिति में i माइनस ए इनवर्स का मान भी बार बार ज्ञात करना पड़ता है और वह अत्यंत ही कठिन होगा। चौथी जो मान्यता है वो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार तथा फर्मों का प्रवेश निःशुल्क है। इसका यह निहितार्थ होगा कि सभी क्षेत्रों को सामान्य लाभ प्राप्त होगा, अर्थात TR=TC होगा। तो यहाँ जो हमारे पास ये है कि पूर्ण रोजगार है, यानी सभी साधन रोजगार की स्थिति में, कोई बेरोजगार की स्थिति में नहीं है और फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। TR जिनकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है वो बराबर होगी कि जितनी इनकम होगी उतनी उसकी लागत होगी। अब हम देख रहे हैं कि व्यवहार्यता की शर्तें, यानी कोई भी आधा पर्दा प्रणाली व्यवहार्य होगी यदि वह निम्न शर्तें पूरी करे कि i माइनस ए ग्रेटर देन 0, यानी जो सारणी का मान है i माइनस ए सारणी का हल करें हम तो सारणी का मान क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आना चाहिए। इसे हॉकिंस साइमन की प्रथम व्यवहार्यता शर्त कहते हैं। इसका यह निहितार्थ होगा कि यदि i माइनस ए ग्रेटर सारणिक मान ग्रेटर देन 0 है तो सकल उत्पादन के मान ज्ञात किए जा सकते हैं और यदि =0 है तो i माइनस ए इनवर्स ज्ञात करना असंभव होगा, क्योंकि सकल उत्पादन ज्ञात करना असंभव होगा। और यदि i माइनस ए सारणिक मान ऋणात्मक है तो सकल उत्पादन भी ऋणात्मक हो जाएगा और जो संभव नहीं है। दूसरी जो हॉकिंस साइमन की द्वितीय व्यवहार्यता शर्त है कि A11 A22 A33, यानी स्वयं के उत्पादन का स्वयं द्वारा प्रयोग लिया जाता है उद्योगों द्वारा, वो एक इकाई से या एक से कम होना चाहिए, उसका गुणांक जो है वो इकाई से कम होना चाहिए। इसका यह निहितार्थ है कि यदि किसी भी क्षेत्र द्वारा प्रति इकाई उत्पादन करने के लिए
उसी क्षेत्र के उत्पादन का प्रयोग एक इकाई से कम होना चाहिए। अगली जो हमारी जो मान्यता है वो है कि अगर आधा प्रदा लेन देन तालिका का निर्माण भौतिक इकाइयों में किया गया है तो इसका पंक्तियों का योग संभव है, कॉलम का योग संभव नहीं है। चौथी मान्यता है कि जब आधा प्रदा लेन देन तालिका का निर्माण मौद्रिक इकाई में किया जाए तब कॉलम और या पंक्ति दोनों का योग संभव है। यानी भौतिक इकाई में किया गया हो निर्माण तो पंक्तियों का योग संभव है, कॉलम का संभव नहीं। लेकिन अगर मौद्रिक इकाई में है तो कॉलम और पंक्ति दोनों का योग संभव है तथा किसी भी आधा प्रदा तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स में कॉलम का योग इकाई से अधिक नहीं हो सकता। जो कॉलम का जो टोटल करेंगे उसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। पांचवी मान्यता है कि किसी भी आधा प्रदा मॉडल में I-A इनवर्स मैट्रिक्स के में सभी अवयव धनात्मक होते हैं। जब हम I-A इनवर्स का मान निकालेंगे तो उसके सभी अवयव धनात्मक होने चाहिए।